हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम मोड्स ऑफ एंट्री के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज़ मोड्स ऑफ एंट्री? बेसिकली इट इज़ कि आप जब दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो क्या क्या मीन्स या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप दूसरी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना ऑफिस वहाँ पर खोलना है या फिर आपको अपना वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करनी है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज जिसमें कि आप बीइंग इन योर ओन कंट्री, आप जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडिया में बैठ के बहुत सारी जगह अलग अलग जगह पे बिजनेस कर सकती है। तो वो कैसे कैसे बिजनेस कर सकती है इसके हम मीन्स या मोड समझने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, मतलब बेसिकली जब आप अपनी कंट्री की बात करोगे तो आप जनरली एक्सपोर्ट ही करोगे। नाउ व्हाट इज एक्सपोर्ट? कि आपकी कंट्री में जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप सेल कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को। दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट। मतलब कि आपकी जो फैक्ट्रीज होंगी, जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो आपकी खुद की कंट्री में होगी, बट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप दूसरी कंट्री में भेजोगे। जैसे कि चाइना करती है, चाइना इज़ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट किसका होता है? जनरली टेक्नोलॉजीज़ का भी हो सकता है वहाँ पे, और गुड्स एंड सर्विसेज का भी हो सकता है। अब अगर हम जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, तो वो किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं? ज़्यादातर मेनली क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। सो आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपका जो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका फिनिश प्रोडक्ट हो, मतलब कोई भी गुड है, अगर आप उसको अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हो दैट मीन्स कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें एक मेन जो एडवांटेज आपको मिल जाता है, उसमें एक आपको करेंसी का एक एडवांटेज मिल जाता है, दूसरा आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपका एक बड़ा मार्केट हो जाता है, और वो चीज़ हर एक का एडवांटेज आता है। जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में उतरते हो तो आपका मार्केट एक्सपैंड हो जाता है। आपके जो लिमिटेड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम 1.4 करोड़ लोगों को वो प्रोडक्ट 1.4 बिलियन लोगों को वो प्रोडक्ट दे सकता हूँ। बट अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ में भी अपना प्रोडक्ट को सर्व कर लूँगा तो मेरा मार्केट एक्सपैंड होता जाएगा, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। लाइसेंसिंग क्या होता है? बेसिकली मेरी कंपनी की कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको मैं दूसरी कंपनी को सर्व करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है ना, बहुत सारी कंट्रीज से लाइसेंस लेता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन। जैसे कि इंडिया में आपने ना बहुत वैक्सीन के बारे में सुना हो, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन आई थी, तो कोविड की वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमने नहीं बनाई थी, बट कोविड की वैक्सीन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया ने ज़रूर किया था। तो वो किसकी वजह से कर पाया? जिस कंपनी ने उसकी टेक्नोलॉजी जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो मेडिसिन बनाई थी, उसका लाइसेंस उन्होंने ले लिया था, और वो लाइसेंस को यूज़ करके वो उस प्रोडक्ट को या उस दवाई को या उस वैक्सीन को बना रहे थे। नेक्स्ट होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस आप सभी ने सुना होगा। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस क्या होता है? जैसे डोमिनोज है, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, तो ये लोग क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं। उनका एक आउटलेट डिज़ाइन होता है, उनका एक मेन्यू डिज़ाइन होता है, उनका एक प्राइस पॉइंट होता है, उसको वो एज इट इज़ रेप्लिकेट करते हैं दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोमिनोज का कोई ओनर होगा, वो ओनर क्या करता है? अपनी फ्रेंचाइजी को किसी को देता है। बेसिकली वो फ्रेंचाइजी में क्या करता है? उनका नाम यूज़ कर सकता है, उनके रेसिपीज़ को यूज़ कर सकता है, और उनके बेसिकली ब्रांड नेम को यूज़ करता है। अब उस ब्रांड नेम से वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस जनरेट कर पाते हैं, और इससे किसी भी बिजनेस पर्सन को क्या हेल्प होती है? उनको एक सेट बिजनेस मिल जाता है, एक सेट ब्रांड नेम मिल जाता है जिसको यूज़ करके वो अपना बिजनेस खुद रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में जर्मनी या जापान की टेक्नोलॉजी लाई जाती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ताकि वो इंडिया में आके जैसे मेट्रोज़ बना सकते हैं, RRTS के रेलवे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, हाईवेज़ बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वर्ल्ड में, उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देके हम इंडिया में भी लेकर आ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इंडिया की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मोर और लेस सेम होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपनी कंपनी खोली है किसी दूसरी कंट्री में, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो। आपने उसको मैनेज करने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए आपने एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया है किसी दूसरे पर्सन को। अब उस कंट्री में वो पर्सन वहाँ पे चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना, आपने कोई भी कंपनी का नाम सुनते होगे, उसके आगे ना लगा, जैसे इंडिया उसके एंड में लगा देते हैं, पाकिस्तान लगा दिया, श्रीलंका लगा दिया, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के क्या बन जाते हैं? मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कि इस
पर्टिकुलर कंट्री में ये वाला जो हमारा मैनेजमेंट ग्रुप है ये हमारी टेक्नोलॉजी को संभालेगा या बिजनेस को संभालेगा। नेक्स्ट होता है जॉइंट वेंचर। नाउ जॉइंट वेंचर इज अ वेरी गुड टेक्निक और वेरी गुड मोड ऑफ एंटरिंग एनी न्यू कंट्री। क्यों, उसमें क्या हेल्प हो जाती है आपको, जैसे कि Hyundai और किया का बिजनेस है, तो किया क्या करता है, किया पहले भी इंडिया में आके अपना बिजनेस कर चुका है, लेकिन वो इंडिया के मार्केट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया था। बट Hyundai का ऑलरेडी इंडिया में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर था, तो किया ने वापस जब री एंटर किया तो उसने Hyundai के साथ में पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर किया ताकि Hyundai उसको मार्केट समझने में हेल्प करे। तो बेसिकली जॉइंट वेंचर का फायदा ये होता है कि आपका एक रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज अब दो पार्टीज मिलकर उस बिजनेस में पैसा लगाती हैं, दोनों अपनी अलग अलग तरीके की एक्सपर्टीज उसमें लेकर आती हैं। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में अच्छा हो सकता है एक बेचने में अच्छा हो सकता है एक फाइनेंस में अच्छा हो सकता है एक HR में अच्छा हो। तो अलग अलग जो उनकी कोर कंपिटेंसीज होती हैं उनको वो मैच करके अपने बिजनेस को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो जब आप किसी नए मार्केट में जा रहे हो, और मार्केट जब इंडिया जैसा होता है, इंडिया का क्योंकि बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव मार्केट है, आप उसको अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा अलग है, अर्बनाइजेशन थोड़ा अलग है, टीयर 1 टीयर 2 और मेट्रो सिटीज़ में जिस तरीके से बिजनेसेस वर्क करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। प्लस यहाँ पे सोशल ग्रुप्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तो आपको एक किसी लोकल पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि इंडिया के मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझता हो। एंड सेम गोज़ फॉर द इंडियन पर्सन कि कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो उसकी मेंटालिटी थोड़ी इंडिया में ही काम करने की है। अब अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके बिजनेस करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है उसको भी किसी जॉइंट वेंचर की ज़रूरत पड़े ताकि उसको लोकल सपोर्ट मिल पाए वहाँ से। प्लस इसमें गवर्नमेंट भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट दे देती है, जैसे आपको लाइसेंसिंग फीस जो हो जाती है वो कम हो जाती है, आपके लैंड एग्रीमेंट्स कम हो जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है उसमें। नेक्स्ट होते हैं मर्जर्स। जॉइंट वेंचर का ही थोड़ा एक अलग एस्पेक्ट होता है, दैट इज़ मर्जर, जिसमें जैसे आपने जियो और आइडिया और वोडा का सुना होगा मर्जर। तो उसमें क्या किया था, दोनों कंपनीज़ ने मिलके अपने सारे के सारे जितने भी उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ थे उनको मर्ज कर लिया था। तो इसमें अब आइडिया और वोडा को एडवांटेज क्या हुआ कि दोनों ही कंपनीज को उन दोनों के एसेट्स मिल गए, और उनका सबसे बड़ा एसेट क्या था, उनका यूज़र बेस। तो यूज़र बेस सारे के सारे वो कंबाइन हो गए। तो अब टोटल जो हमें, जैसे अगर हम इंडिया में बात करें टेलीकॉम में, तो सबसे ऊपर आता है जियो, सेकंड पे आता है एयरटेल और थर्ड पे आता है मर्जर ऑफ आइडिया एंड वोडा, क्योंकि उनका थर्ड लार्जेस्ट बेस बन जाता है। प्लस अब उनके जो टावर्स हो गए वो भी उनके एसेट्स हैं, क्योंकि उनको नेटवर्क पहुंचाना है। तो इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क बनाना किसी एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड स्पेशली जैसे आइडिया और वोडा सफ़र कर रहे हैं, मतलब पिछले काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा थी इस चीज़ से। नेक्स्ट होता है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड बेसिकली दो कंपनीज के बीच में होता है जो कि अलग अलग कंट्री में होती हैं बट सेम डोमेन में काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दो अलग कंपनीज हैं दोनों जो कि टेलीकॉम का काम करती हैं। अब इंस्टेड ऑफ ओपनिंग न्यू टावर्स इन ईच अदर्स कंट्री, वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपके वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, आपको वेयर हाउस में सामान रखना है तो आप वो चीज़ शेयर कर सकते हो। आपको इंडस्ट्री में कोई एक सेम प्रोडक्ट बनाना है बट उसको मार्केट अलग अलग तरीके से करना, तो अगेन आप मैन्युफैक्चरिंग सेम जगह की यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज काउंटर ट्रेड। नेक्स्ट होता है फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। जैसे कि मैं पिछले वाले में बात कर रहा था काउंटर ट्रेड में, इसमें आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। जैसे जॉइंट वेंचर में मैंने आपको Hyundai और किया का बताया था, लेकिन एक ये होता है फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। इसमें आप तब जाते हो जब आपको लगता है कि इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम है या फिर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कि जैसे टेस्ला है, तो टेस्ला जब इंडिया में आना चाह रहा था तो टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ओपन करने से पहले वो चाह रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं 100% टैक्स ड्यूटी जो लग रही है उसको वो वेव ऑफ कर दे, ताकि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग ओपन करने से पहले देख पाए कि क्या इंडिया का मार्केट रेडी है या नहीं। बट अब उनको टेस्ला को लगता है कि हाँ वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हो सकते हैं, इंडिया में उनके प्रोडक्ट की डिमांड आ सकती है बिकॉज ऑफ द राइजिंग ईवी एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट। और लोग जिस तरीके से टाटा को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो टाटा के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो टेस्ला को भी एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो अब वो अपना फुल्ली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी आईफोन में भी देखा होगा, आईफोन के प्राइजेस भी इस वजह से काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, बिकॉज आईफोन ने अपनी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी है। अभी सारे प्रोडक्ट्स की नहीं करी है, बट धीरे धीरे करके वो अपने फुल फ्लेजेड स्केल पे आना चाह रहा है। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा ग्रोथ एस्पेक्ट है। मतलब ग्लोबल लीडर होने के बाद आईफोन बीइंग द ग्लोबल लीडर आज भी इंडिया में डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले 5 या 10 साल में डोमिनेट कर पाए, तो उसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस थोड़े बहुत जॉइंट वेंचर जैसे हो जाते हैं, बिकॉज आप इसमें आप सामने वाले की एक्सपर्टीज को यूज़ करते हो, बट आप उसके साथ में जॉइंट अपने शेयर्स को जॉइंट नहीं करते हो, अपने कंपनीज को मर्ज नहीं करते हो। आपको सिर्फ एक, जैसे आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है तो आप प्रोडक्ट कंप्लीटली खुद बनाओगे, अपनी कंपनी को मैनेज भी खुद ही करोगे, बट जो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है उसके लिए आप किसी और कंपनी की स्ट्रैटेजी यूज़ कर लोगे। हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे ना हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो या किसी के साथ टाई अप कर सकते हो। सो स्पेसिफिक टारगेट या ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और उसके लिए आप अलायंसेज अलग अलग कंपनीज के साथ बना सकते हो। आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।